दोस्तों, एसएससी एक ऐसी संस्था है जो हर साल केंद्र सरकार के हजारों पदों पर वैकेंसी निकालती है और उन्हें भरती है। अगर आप एसएससी के बारे में नहीं जानते तो आपके लिए जानना जरूरी है। एसएससी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, एसएससी किस किस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उन एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, हम बताएंगे आज इस एक ही वीडियो में। सारी चीजें, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस एक वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी किन किन एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनकी एज लिमिट क्या होती है, अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, जो सबसे फेमस है एग्जाम एसएससी सीजीएल। यहां पर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट, यानी कि आप यहां पर 2400 पे ग्रेड से लेकर 4600 पे ग्रेड की जॉब प्राप्त करोगे। और इसकी जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल तो सभी पोस्ट की एज लिमिट है, और उसके बाद में कुछ पोस्ट पे 18 से 32 साल है। अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन की, तो ये रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल से रिलैक्सेशन की बात करूं, 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ओबीसी को, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एससी एसटी को। अगर यहाँ पे एडिशनल मैं आपसे बात करूँ रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पे आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो मेंस के दौरान आपको साथ के साथ लिया जाएगा। एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करूं इसकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। यहाँ पर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 20 साल से 25 साल होती है, और सेम तरीके से रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं इसमें एडिशनल क्या है, यहाँ पे आपको एक फिजिकल टेस्ट होगा और एक मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो बच्चे फिजिकली और मेडिकली फिट है उनके लिए एक परफेक्ट जॉब है। नेक्स्ट है आपका एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल की जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है, और इसकी एज लिमिट होती है 18 साल से 27 साल। जनरल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिलैक्सेशन अलग से आप ऐड कर सकते हो। इसमें आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है जो आपका कंपलसरी होता है सभी पोस्टों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एमटीएस। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी होती है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होती है, और यहाँ पे 18 से 25 साल और कुछ पोस्ट में 18 से 27 साल तक की आपकी क्या होती है, एज लिमिट होती है। इसमें कोई भी एडिशनल आपसे रिक्वायरमेंट नहीं मांगी होती है। उसके बाद बात करते हैं हम एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी आपकी 10th पास एक वैकेंसी होती है, जिसमें आपको 18 साल से 23 साल तक की आपकी एज लिमिट होती है, और यहाँ पे आपको एक फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है और एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। यानी कि जो बच्चे फिजिकली और मेडिकली फिट है उनके लिए भी ये वैकेंसी आपको एक हेल्पफुल होगी। यहाँ पे आपको वो कंपटीशन फाइट नहीं करना पड़ेगा जो कंपटीशन आपको एसएससी सीजीएल में होता है, एसएससी सीएचएसएल में होता है और एमटीएस में होता है। अगर कंपटीशन की बात करूं, यहाँ पर आपको दोनों में कंपटीशन कम मिलेगा इनके मुकाबले। एसएससी स्टेनो, ये 12th पास की वैकेंसी होती है। यहाँ पे 18 से 30 साल आपकी एज होती है, और यहाँ पे टाइपिंग के साथ साथ में आपको स्टेनो टेस्ट भी देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इसमें आपको सभी प्रकार की वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में आपकी जहां पर कम कम वैकेंसी आती है वो सभी एक साथ यहाँ पे आती है, जिसमें 10th पास भी होती है, 12th पास भी होती है, ग्रेजुएशन भी होती है, और इनकी जो एज लिमिट होती है वो 18 साल से 30 साल होती है। यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट पर आपको टाइपिंग देना पड़ सकता है, टाइपिंग की स्किल हो सकती है, और बेटा कुछ पोस्ट पर आपको यहाँ पर जो आप पोस्ट भरते हो उस पोस्ट का डिप्लोमा आपको होना चाहिए। तो बात करते हैं अब इनकी सब की तैयारी। मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब एग्जाम का सिलेबस जो है ना, जो सब एग्जाम का सिलेबस है वो सेम है। अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बस लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, यानी कि लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे जो सिलेबस होता है, सिलेबस में यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, जनरल अवेयरनेस और जीके होती है, जनरल अवेयरनेस, जीके, और बेटा जनरल साइंस। इसके क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और जब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की मेंस की, तो वहां पर
बेटा आपको कंप्यूटर का भी एक एग्जाम होता है, लेकिन इन सब के प्री में भी कभी कभी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो ये सिलेबस सबका सेम है, जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई इन सबका सिलेबस सेम है। तो आपके लिए जरूरी ये बात है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको एक ही सिलेबस करना पड़ेगा इन सभी पोस्ट के लिए, कोई अलग अलग सिलेबस किसी का भी नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम का लेवल ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जिसको हम एक तैयारी में कवर कर सकते हैं। अगर आप भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक तैयारी के साथ साथ में सारे एग्जाम दे सकते हैं, और आपको एक साल में आपको कम से कम 4 से 5 अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कुछ बच्चे फिजिकल वाले टेस्ट नहीं देना चाहेंगे, तो 4 से 5 अपॉर्चुनिटी आपको हर साल मिलने वाली है। उन 4-5 अपॉर्चुनिटी में तो आप कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो ले सकते हो। तो यानी कि यहां पे आपको सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आगे हम बात करें बेटा कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। सर ठीक है, हम तैयारी हमने सुन लिया कि ये सारी पोस्ट होती है, सिलेबस सेम होता है, तैयारी कैसे करें, तैयारी की टिप्स कुछ कम से कम कुछ टिप्स तो बताइए। तो उस टिप्स के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले बेटा आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना होगा अगर आप नए हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यानी कि अगर हम पोस्ट की बात करें तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लगभग तो सेम होता है, कुछ का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि कुछ एग्जाम्स में मेंस भी होता है, जैसे सीएचएसएल की बात करोगे उसमें मेंस होगा, सीजीएल की बात करोगे उसमें मेंस होगा, सीपीओ की बात करोगे उसमें भी आपका एक मेंस एग्जाम होगा। सीपीओ में सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम होता है, और जो सीएचएसएल और सीजीएल होता है उसमें सेम पैटर्न का मेंस होता है। तो आप पहले तो एग्जाम पैटर्न और यहाँ पे सिलेबस को पूरे को पढ़ो, डन बात है। और फिर उसके बाद में अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, यानी कि पढ़ना तो है, उस पढ़ते टाइम आपको क्या करना है सब सब्जेक्ट को टाइम जो है ना, टाइम वो टाइम आपको मैनेजमेंट करना है, टाइम सब सब्जेक्ट को बराबर देना है, या फिर आप अपनी अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे तो मैथमेटिक्स को इजीली कवर कर लेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है, इजीली रीजनिंग को कवर कर लेते हैं, तो वो बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देंगे। तो डिपेंड करेगा, आप अपना टाइम इस तरीके से सेट करो। आप यहाँ पे डेली और वीकली अपने टारगेट्स बनाओ कि भाई डेली हमें इतना पढ़ना है, या ये टॉपिक हमें खत्म करने हैं, इतने टॉपिक खत्म करने हैं, वीकली टॉपिक कितने खत्म करने हैं, ये डेली टारगेट्स बनाओ। और इन छोटे छोटे टारगेट से ही आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। अच्छा बेटा, इसके बाद में ये सारी चीजें करने के बाद में जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाने चाहिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और छोड़ दिया, उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर आप सो रहे हो और सो के कोई जगा के भी पूछे ना कि भाई इसके बारे में बता दे, तो आप बता पाओ। ऐसे अपने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाओ। और यहां पे आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप पढ़ाई के दौरान स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक और रिसोर्सेज को ही फॉलो करो, ना कि आप दुनिया भर के मार्केट में रिसोर्सेज चल रहे हैं उन सबको फॉलो करो, नहीं, किसी एक को फॉलो करो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए और वो रिसोर्सेज भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप तैयारी कर पा रहे हो, तैयारी करते करते कुछ बात समय बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि यहां से आप अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। और यहां पर गलती सुधारने के लिए आपको यहां पर अपना एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एक तो एनालिसिस होगा, आपके मॉक का टेस्ट का एनालिसिस होगा, जहां पे आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, गलत करने की वजह क्या थी, क्या मुझे पेपर में क्वेश्चन करना आता था या नहीं आता था। और तीसरी चीज एनालिसिस होगी कि आप अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस करो। आप फोकस करो कि एक वीक में क्या परफॉर्मेंस में कितना चेंजेस आया, क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, या आप अभी भी उसी कंडीशन में हो, जितने नंबर एक वीक पहले आ रहे थे क्या एक वीक बाद उससे नंबर में चेंज आया। तो इस चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे टारगेट को आप अप्लाई करके एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एसएससी के अगर सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और सिलेक्शन लेने के चांसेस ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपके किसी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा। और यहां पर आपको वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।